नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का कैपिटल न्यूज़ के इस खास बुलेटिन कोरोना स्पेशल बुलेटिन हेलो डॉक्टर में। दर्शकों, हम सब कोरोना महामारी की जद में हैं। यह दौर जो है वो कोरोना महामारी की दूसरी लहर का दौर है। आपको याद होगा कि 2020 में जब कोरोना की एंट्री हुई थी भारत के अंदर में, तब किसी ने भी यह अंदाजा नहीं लगाया था कि इसकी भयावह इस कदर हावी होती जाएगी और पूरा भारत इसकी जद में आ जाएगा। हम पिछले साल में जब दूसरे देशों के हालात देखते थे, सुनते थे, तो यह अंदाज लगाते थे और यह सोचते थे कि काश हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। लेकिन साल बदला, कोरोना की पहली लहर धीरे-धीरे कम पड़ी और जब दूसरी लहर ने दस्तक दी, तो इसकी जो भयावता था और इसके खौफनाक जो मंज़र थे, वो हर किसी को डरा गया। बहरहाल, कैपिटल न्यूज़ ने इस कोविड के दौर में लगातार आपसे संपर्क स्थापित रखा है। समाचारों के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से हमारी कोशिश रही है कि कोरोना को लेकर अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुँचाया जाए। और इस बीच हमने हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के ज़रिए अलग-अलग चिकित्सकों से बातचीत करके आपकी जो शंकाएँ हैं, आपके जो प्रश्न हैं और कोरोना को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, इसके जो खतरे हैं और इसके जो समाधान हैं, जो संभावनाएँ हैं, इन तमाम विषयों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। और आज के इस खास बुलेटिन के लिए हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है एम्स ऋषिकेश के सीनियर रेज़िडेंट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा सर को। आशुतोष मिश्रा जी का हम परिचय आपसे कराएँगे और उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल पिछले साल ही भी और इस साल भी कोविड के दौर में वो लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी देते रहें, कोरोना के मरीजों की सेवा करते रहें, उन्हें ठीक भी करते रहें। इसीलिए हमने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से बातचीत करके हम कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों से अ, उनका रूबरू कराएँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी कोरोना को ठीक ढंग से समझ सकें। हालाँकि वक़्त काफ़ी गुज़र गया है, लगभग 2 साल होने को है जब हमने इस महामारी को जानना समझना शुरू किया है और काफ़ी कुछ जान भी रहे हैं। लेकिन यह जो भ्रांतियाँ हैं, कोरोना को लेकर जो व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अलग-अलग जानकारी आती है, उससे कई बार दिग्भ्रमित लोग हो जाते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम इन तमाम भ्रांतियों को दूर करें, इनके खतरे और समाधान को जानने समझने की कोशिश करें। तो सब आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा सर का। ये डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, स्वागत है आपका सर कैपिटल न्यूज़ के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। बहुत-बहुत हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे पलामू की जनता की ओर से हम चाहेंगे कि आप जो कोरोना संबंधित जो बातें हैं, उस पर आपकी जो राय है, आपने काफ़ी करीब से देखा है, ताकि जैसे कि हम आपको बता दें कि एम्स एक ऐसी संस्थान है, जिसका देश भर में एक बड़ा नाम है स्वास्थ्य के सेक्टर में। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य को दिशा देने वाला लगातार नई रिसर्च, नई जानकारी और एम्स पर लोग भरोसा करते हैं। तो एम्स के जब सीनियर रेज़िडेंट कुछ कहेंगे, तो यह एक मायने वाली होगी और पलामू के लिए भी काफ़ी पॉज़िटिव साइन होगा। तो हम सीधे बातचीत करते हैं कोरोना को लेकर। सबसे पहले हम दर्शकों का भी सवाल आपसे लेंगे सर, दर्शक भी हमसे जुड़ेंगे और उनका सवाल भी हम लेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि कोरोना की दूसरी लहर में हम सब चल रहे हैं। कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय भी आप ड्यूटी में थे, उस समय भी आपने इसको देखा था। क्या इसकी भयावता का अंदाज़ा मेडिकल साइंस को पहले से ही था या पहले से ही लग जाता है? क्योंकि अभी तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है। तो इस बारे में आप कैसे आप डिफ़ाइन कर पाएँगे? कैसे आपकी क्या राय है? मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली जैसा कि लोग अभी सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं कि तीसरी जी, लहर कोरोना की फिर से आ सकती है और वो हो सकता है और भयानक रूप में आए। तो इसके पीछे रीज़न जो रिसर्चर्स दे रहे हैं, साइंटिस्ट दे रहे हैं, वो ये है कि एक्चुअली वायरस जो होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं। वो भी अपना सर्वाइवल चाहते हैं, तो अपने आप को वो म्यूटेट करते हैं और म्यूटेशन की वजह से वो और मतलब ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और उनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती है, उनकी जो ट्रांसमिशन की जो उनकी पावर है, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। जो हुँ। हम सेकंड लहर देख रहे हैं कोरोना का, वो भी जी, जी।
एक तरह से कह सकते हैं कारण वो भी है कि वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है और जो इतने डेथ्स हो रहे हैं, तो एक कारण एक म्यूटेशन है कि वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है लोगों के बीच में। तो तीसरी जो लहर हो सकती है कि फ्यूचर में जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि स्पेशली इसमें छोटे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, स्पेशली अभी जैसे कि WHO ने भी कहा कि दिस इज़ द टाइम टू डबल द मास्क, मतलब एक मास्क की जगह पे हम 2 मास्क यूज़ करें एक साथ, तो हम इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाथ को बार बार धोते रहना, और जो डिस्टेंस का है बात कि 2 गज की दूरी आज के टाइम पे मतलब काफ़ी ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर मतलब आई थिंक आज के डेट में, पहले ऐसा था कि फर्स्ट वेव के टाइम में लोग इतने जागरूक नहीं थे और कोरोना को काफ़ी मतलब ऐसी एवी टाइप से ले रहे थे। लोग इतने जागरूक नहीं थे, लोगों को जानकारी नहीं थी कोरोना के बारे में कि ये इतना डेंजरस हो सकता है। तो लोग अभी के टाइम पे काफ़ी जागरूक हो रखे हैं। तो इवन बच्चे, बूढ़े, जो जवान, जो एडल्ट एज ग्रुप है, वो काफ़ी मतलब लोग अब सतर्क हैं कि, और आई थिंक सभी लोग अभी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो आई डोंट थिंक कि तीसरी लहर आएगी। और जैसे कि और एक कारण है कि तीसरी लहर, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि तीसरी लहर नहीं भी आ सकती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, या फिर जी। जो एज ग्रुप जो 18 लेस देन 18 ईयर्स के जो भी लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और आने वाले टाइम में हो सकता है 6 महीने के बाद जब एडल्ट एज ग्रुप को वैक्सीन दे दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे, तो इन बच्चों को भी आई थिंक कोविड के वैक्सीन दिए जाएंगे। तो थर्ड वेव के चांसेस आई थिंक कम है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब कि थर्ड वेव की चांसेस कम है। ये एक राहत सुनकर बहुत सुकून जैसा लग रहा है। अब तो भविष्य के गर्भ में है कि थर्ड वेव की क्या स्थिति होगी और क्या संभावनाएं होंगी। लेकिन ये जो थर्ड वेव है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी अगर थर्ड वेव की संभावना बनी भी तो क्या इसका संबंध सीधे वैक्सीनेशन से है? कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? थर्ड वेव बच्चों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बच्चों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मतलब जो मेजर ग्रुप है हमारे अपने इंडियन सोसाइटी का, उसमें यह है कि 18 से लेके 60 साल, 18 से 45 से लेकर के जो भी ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं, तो ये सब वैक्सीनेटेड, मतलब इन लोगों को वैक्सीन लग चुका होगा, लेकिन ये बच्चे बचे रहेंगे। और तो एक ये कारण है, मतलब कि लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं, और तो इवन ऐसा भी है कि जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं उनको भी रीइन्फेक्शन हो सकता है। तो इवन बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी मेरा यही मानना है कि वैक्सीन तो लेना ही लेना है। इसके अलावा लोगों को मतलब मास्क तो कंपलसरी, मतलब गवर्नमेंट को मतलब हर सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मतलब संस्थानों में, हर संस्थानों में, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, सब जगह पे मास्क लगाना कंपलसरी कर दे वो, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही घटेंगे। और थर्ड वेव के चांसेस आई डोंट थिंक कि बच्चों को भी टच करेगा ये। जी। तो ये तो जानकारी वाली बात आपने बताई, लेकिन सर ये भ्रांतियों पर अगर हम चर्चा करें, भ्रांतियों को लेकर हम बार बार लोगों को अपील करते रहते हैं और जागरूक करते रहते हैं। कई तरह की बातें जो सामने आती हैं तो वो लोगों के दिमाग में उल्टे तरीके से चलने लगती है। मसलन मास्क को लेकर आपने कहा, तो कुछ दिन पहले जब ये जो दूसरी लहर नहीं आई थी तो मास्क को लेकर जिन कि सबको मास्क लगाना है। दूसरी लहर के बाद यह प्रमुखता से कहा जाने लगा कि डबल लेयर मास्क लगाना
लगा कर चलना है। दो दो अब थ्री लोग लेयर्ड सड़क पे भी एक्चुअली। जो दिख रहे हैं हाँ, हाँ 3 लेयर मास्क लगा के चलना थ्री है, लेयर्ड, दो दो थ्री मास्क लेयर्ड लगा, भी डबल करना है जी। 3 लेयर भी इसके क्या मायने हैं। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मैसेज और लोगों को, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मास्क ज्यादा देर तक लगा के रखना घातक है। तो इस बारे में कुछ आप बताइए। ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जी। अगर जैसे कि जो थ्री लेयर्ड मास्क बोलते हैं, जो सर्जिकल मास्क होता है, अगर आप उसे हम्म 24 घंटे भी पहन कर रखेंगे तो सफोकेशन नहीं होता है उसमें। और हम्म जो कपड़े वाला मास्क आजकल आप देखते होंगे मार्केट में, जो नाक के हम्म नीचे लटकता रहता है, वो एक्चुअली बिल्कुल गलत है। नाक के नीचे तो एक मास्क लगाए नहीं। और जो, और मेरा एक और मानना है कि ये जो इतनी इन्फेक्शन सडन से जो बढ़ी, दूसरी लहर जो मार्च के बाद से आई कोरोना की, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोगों के मन से डर हट गया था। और या मतलब लोग मतलब बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। मास्क बिल्कुल, बहुत सारे यंग, स्पेशली यंग एज के लोग, यंग एज के ग्रुप के लोग जो थे, उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया था, या मास्क लगा रहे थे तो जस्ट फॉर फैशन, शो ऑफ। हम्म तो मतलब एक तो वो कपड़े वाला मास्क दैट इज नॉट सो प्रोटेक्टिव। अगर सर्जिकल, आज के टाइम पे सर्जिकल मास्क, वो थ्री लेयर्ड मास्क जिसे हम बोलते हैं, अगर वो हर कोई लगाए, इवन गवर्नमेंट मतलब आम जनता को मास्क बांटे, स्कूलों में बांटे, और स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, जिनका पैसे नहीं है इवन अनाज खरीदने के लिए, मैंने ऐसे देखे हैं अपने हॉस्पिटल में लोगों को, अभी भी आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके पास मास्क नहीं होता है, बस गमछा लपेटे हुए हैं या कुछ रुमाल लपेट लिया है उन्होंने। तो मतलब सरकार को ये है कि वो मास्क बांटे, लोगों को मास्क दे। तो इन्फेक्शन रेट को हम लोग उस तरह से हटा सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि उससे मतलब सफोकेशन होता है मास्क लगाने से। थ्री लेयर्ड यही तो सर्जिकल मास्क इज कंफ्यूजन बेस्ट। वाली स्थिति सर, यही यही आके क्रिएट होती है। मास्क के हाँ लेकर कुछ दिन पहले हमारे जो जी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपके पास मास्क हो, आप रुमाल लगा सकते हैं, आप गमछा लगा सकते हैं। और गमछा को लेकर उन्होंने कई जगह पे उनकी तस्वीरें भी हम लोगों के सामने आई थी। तो ये जी मेडिकली जो प्रूव्ड है, आखिर डॉक्टर्स जो कह जी रहे हैं मास्क, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही। और आपने इस ओर इशारा किया है कि मास्क जी लगाना है वो डबल मास्क लगाना है, ट्रिपल लेयर वाला, तभी हम जी सर। इससे सुरक्षित खुद को और रह एक, पाएंगे। हाँ, इससे रिलेटेड एक जानकारी देता हूँ सर। आज के डेट में जैसे जी कि जी। स्टेट्स में क्या हो रहा है नहीं पता, हमारे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे उत्तराखंड जो सरकार है, वो जितने भी प्राथमिक सेवा चिकित्सा केंद्र होते हैं, सीएचसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और वो आम जनता जो भी पब्लिक है उनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रही है कि आप लोगों को मास्क बांटे। तो एक अच्छा कदम है। इसी तरह से अगर हर सरकार इस चीज़ को अगर ले सीरियसली, तो हम इन्फेक्शन को घटा सकते हैं। ये कुछ लोग भ्रांतियों से ही संबंधित एक और सवाल है, कई तरह की जो हाँ हाँ बातें सामने आ रही है जी कि जी जी घरेलू नुस्खे, इलाज के दौरान में जो घरेलू नुस्खे अपनाए जाने की बात बड़ी जोर शोर से चल रही है, इस जी जी पर मेडिकल साइंस क्या कहता है, कितना कारगर है यह कोरोना के इलाज के दौरान। मसलन काढ़ा पीना, गर्म पानी से सेंकना, भाप लेना, हल्दी दूध तो समझ में आता है। हाँ, और भी कई चीजें हैं, कोरोनिल की दवा है, आयुर्वेद से संबंधित कुछ इलाज हैं। तो इसका जी कितना जी असर देखने को मिल रहा है, आप चूंकि वहाँ सेंट्रली चीजों को देख रहे हैं और आपके पास कई तरह के केस आते होंगे, तो आपने अब तक अपने अनुभव से कितना इस चीज को परखा है, जाना है। सर, मेरा ये मानना है कि एक्चुअली ये रिसर्च का टॉपिक है। जैसे यस। एलोपैथिक मेडिसिन में रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन हम्म रिसर्च किए गए, और उनका कोरोना के हम्म मरीज में उनको मतलब एज अ रिसर्च, मतलब रिसर्च के तौर पे उनको यूज़ किया गया, फिर देखा गया कि कौन सा मेडिसिन कारगर है। उसी तरह आयुर्वेद के फील्ड में भी जैसे कि हमारे बाबा रामदेव हैं, उन्होंने अपना एक कोरोनिल निकाला, हम्म आरसीटी कर करके, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, एक मेथड होता है जिसके थ्रू फिर हम कोई भी मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले वो रिसर्च करना जरूरी होता है। तो उन्होंने जी। उस तरह से करके कोरोनिल को निकाला, और उन्होंने कहा कि इम्यूनो बूस्टर है ये। तो हम्म। ये अगर रिसर्च के थ्रू अगर कोई भी मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो,
अगर वो प्रूफ्ड हो जाता है किसी रिसर्च के थ्रू, देन तभी लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। अदरवाइज मतलब विश्वास करने का कारण मुझे नहीं लगता है कि उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर कुछ एविडेंस बेस्ड हो गया है। हम कोई भी मेडिसिन बोल रहे हैं, हम दे रहे हैं किसी को, या कुछ बात भी बोल रहे हैं, तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए वो चीज़, जी बिल्कुल बिल्कुल। तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे। अदरवाइज मतलब ये सिर्फ भ्रांतियां ही पैदा करेंगी और कुछ नहीं। चलिए, ये भी अच्छी जानकारी थी। तो भ्रांतियों को लेकर इस तरीके की कई बातें हैं। अगर दर्शकों का कोई सवाल होगा तो हम ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे। खतरों की अगर हम बात करें सर, तो कोरोना की जो पहली लहर थी, तो उस दौरान इतना सीवियरिटी देखने को नहीं मिल रहा था। क्या वजह जी बनी कि इतनी सीवियर केसेज़ सेकंड वेव में देखने को मिले? क्यों ऐसा हुआ? सर, जैसा कि मुझे ये लगता है, और जैसा कि जो रिसर्च में भी आ रहे हैं, कि जी, पहला कारण तो ये है कि वायरस जो है वो मतलब डबल म्यूटेंट वायरस, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। तो आने वाले बिल्कुल। टाइम पे और भी डिफरेंट म्यूटेशंस हो सकते हैं वायरस में, और वो तो एक कारण है म्यूटेशन, जिसमें कि वायरस अपने आप को जैसे कि एक इम्यून स्केप वर्ड यूज़ करते हैं, कि वो मतलब सपोज किसी ने वैक्सीन भी लिया हुआ है, या फिर किसी को एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, तो दोबारा भी उनमें सपोज वो म्यूटेंट वायरस जाता है, तो उनमें उनका इफेक्ट नहीं होगा। वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, उनका इफेक्ट उस वायरस पे नहीं होता जो म्यूटेट हो चुके हैं। तो जी, अ, तो सिवियरिटी का एक कारण ये है कि वायरसेस में, स्पेशली कोविड वायरस में, म्यूटेशंस बहुत तेज़ी से हो रहा है। और वर्ल्ड वाइड भी हम देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वायरस के स्ट्रेन्स मिले हैं, या फिर वेरिएंट्स मिले हैं म्यूटेशन के बाद, है ना। तो वो एक कारण है। दूसरा ये कि लोग जैसे कि मेडिसिन, जो हम लोग कोरोना के इलाज के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो गलत तरीके से स्टेरॉयड का यूज़ आज के डेट में, गांव में जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, तो मतलब एक्चुअली उनको सही नॉलेज नहीं है, वो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, ये सराहनीय है कि वो जिस अभी ऐसे वक्त में वहाँ पे डॉक्टर जहाँ पे गाँव में नहीं पहुँच सकते हैं, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है। अगर स्टेरॉयड का यूज़ अगर कोई लंबे टाइम तक करते रह जाए, तो वैसे लोगों में इम्यूनिटी और कम हो जाती है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के रेट और बढ़ते हैं, तो जिस वजह से पेशेंट सीरियस हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो मतलब सही डॉक्टर से सलाह लें, मतलब किसी भी मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो इसको कैसे समझा जाए सर? बड़े शहरों की बात तो हम नहीं कहेंगे, आप लोग जिस जी जी जगह पे हैं, जिस स्थान पे हैं, लेकिन जी पलामू और झारखंड के कई हिस्सों में इस तरीके के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, जो जी जी खतरे की हम बात करें हैं, और जी स्टेरॉयड को लेकर भी लगातार चर्चा भी। तो जी ये जी किस स्थिति में, इस बारे में अगर थोड़ा समझा पाएँ, तो हमारे यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स होंगे, उनको भी थोड़ा आइडिया आएगा कि स्टेरॉइड का क्या पैमाना होना चाहिए, किस लेवल पे पेशेंट को जाने के बाद स्टेरॉइड देना चाहिए। तो इस खतरों को हम थोड़ा समझ हाँ, पाएँगे इस लिहाज से। ये तो हालाँकि बातचीत सर के जैसे कि दौरान तो डोज बहुत बताना। चीज़, जी जी हाँ, बातचीत के दौरान जी बहुत जी कुछ संभव डोज नहीं मत। है। हाँ हाँ जी 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 एक्चुअली लंबा टॉपिक है, लेकिन बस आम इतना ही आम कहूँगा कि हाँ, आम तौर पर जी देखा जी जा रहा है सर कि वो पेशेंट हाँ डॉक्टर हाँ के पास जा रहे हैं और स्टेरॉइड, उनको पता है कि स्टेरॉइड देने से तुरंत स्टेरॉइड शुरू हो जाए। कौन-कौन सी जी जी जाँच जी ज़रूरी करा लेना चाहिए पेशेंट को, और उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा जिससे लग जाए, जिसके बाद स्टेरॉइड शुरू किया जाना चाहिए? जी जी देखिए कैसा है ना, कि कोरोना में भी 3 तरह से लोगों ने क्लासिफाई किया है डिजीज़ की सिवियरिटी को। ये अगर यस, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। माइल्ड यस, केसेस में स्टेरॉयड तो छूना भी नहीं है। मॉडरेट केसेस में डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब स्टार्ट करते हैं, और हुँ, सीवियर केसेस में यूजुअली स्टेरॉयड हुँ, स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है। तो माइल्ड केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ लेना होता है पेशेंट को, जैसे पैरासीटामोल हो गया, या फिर अभी गाइडलाइन में जैसा कि आ रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग गाइडलाइन बनी हुई है, तो आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब मेडिसिन मेडिसिन है जो कि माइल्ड केसेस में दिए जा रहे हैं। ठीक है। और मॉडरेट केसेस में भी, जैसे कि सपोज
एक जानकारी जैसे कि स्टेरॉइड को लेकर के है। तो जी जी। स्टार्टिंग के जो 5 दिन है स्पेशली, अगर सपोज किसी को कोरोना इन्फेक्शन होता है और फीवर अगर हाई ग्रेड का है, अगर 102 से ज़्यादा अगर फीवर आ रहा है किसी को, और 5 दिनों से भी ज़्यादा अगर अगर फीवर उसको कंटिन्यूसली बना हुआ है हाई ग्रेड, तब वो पेशेंट, मतलब वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं, वो भी डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तब स्टेरॉइड लें, और वो सिर्फ फिक्स ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नहीं तो ये जो अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में, और आई थिंक आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि वो इंडिया में अभी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड आई थिंक 9,000 केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के रिपोर्ट हो चुके हैं। तो स्टेरॉइड के अच्छा। लंबे टाइम तक यूज़ करने से भी म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शंस हो सकते हैं कोविड पेशेंट्स में। और ये म्यूकोर माइकोसिस एक नया टॉपिक है सर। ब्लैक फंगस को लेकर एक नया जी नाम जी अभी जुड़ गया है इस कोरोना जी 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 महामारी के दौर में। अभी लोग इससे जी उबर भी नहीं पाए हैं कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की भी चर्चा देखने सुनने जी को मिल रही है। तो इस पर तो हम बातचीत करेंगे अलग से। एक सवाल हम ले लेते हैं, हमारे जी ऑडियंस जी से अजीत पांडे जी। उन्होंने एक सवाल किया है कि मेरी माँ की एज 65 ईयर है, 65 साल है, शुगर की समस्या ठीक है है उन्हें, उनका जी मेडिसिन भी चल रहा है, तो क्या सर माँ को वैक्सीन दिलाया जा सकता है? ये वैक्सीन से जी जुड़ा हुआ ज़रूर। सवाल है। वैक्सीन उन्हें दिलाना मस्ट है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको नज़दीकी सेंटर में लेके जाएं और उनको वैक्सीन दिलाएं। जितने भी तो ये डायबिटिक शुगर की पेशेंट्स अगर हैं, समस्या है तो कोई दिक्कत जी, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मतलब शुगर के पेशेंट्स को तो सबसे पहले मतलब वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी ये बिल्कुल। इम्यूनिटी जो है वो मतलब धीरे धीरे करके कम होने लगती है। शुगर एक तरह से कहते हैं कि जैसे पेड़ में दीमक लगता है, उस तरह से शरीर में भी शुगर की बीमारी होती है। तो बिल्कुल सही ऐसे बात। मरीजों अभी को, वैक्सीन ही जी, वैक्सीन इनको लेना ही लेना है। लेना ही लेना है। तो वैक्सीन ही अभी एकमात्र उपाय है जिसे हम कह सकते हैं, जिससे जी हम इस संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं। इसीलिए प्लीज सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं अपनी बारी आने के बाद। और अगर जी किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से सलाह भी अवश्य लें। एक सवाल सुधीर कुमार का है, तीसरी लहर जी। कोरोना का प्रभाव बच्चों में कितने दिनों तक रहने की संभावना है? ये सुधीर जी अब पूछ रहे हैं, अगर इस तरीके का मतलब कोई। तीसरी लहर कब कब आएगी, या हाँ, फिर कब आएगी तीसरी और लहर कितने कब? दिन तक रह। हाँ नहीं, बच्चों में कितने दिनों तक रहने की संभावना है? अगर किसी कोई बच्चा इन्फेक्ट हो गया तो आमतौर पर जो हम लोग अभी का जो ट्रेंड है, हाँ, 7 से 14 दिन एक मान के जी चल रहा जी है। तो जी। क्या बच्चों के लिए भी यही मैक्सिमम। प्रोटोकॉल या गाइडलाइन यही है? अभी तक तो सर ऐसा देखिए, थर्ड वेव बस एक अनुमान लगाया था। मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि ये थर्ड वेव ना आए, है ना। अच्छा। और हाँ, ये नहीं भी आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। और अगर बिल्कुल बच्चों सही बात में, है सर। कोरोना जब से आया है तब से लगातार इस पे बातचीत हो रही है, नए रिसर्च हो रहे जी हैं, नई नई गाइडलाइन आ रही है। तो इस पर अभी कुछ जी साफ साफ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जी सर जी जी हमारा जी एक सवाल जुड़ा हुआ है इससे। इस बार जी हम देखते हैं कि पेशेंट का टेस्ट कराने के बाद उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन जी उसके बाद भी मरीज की स्थिति या लक्षण कहें तो उसमें बनी रहती है। इसकी जी जी। क्या संभावना है? ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप इसको समझाने का प्रयास करें कि टेस्ट आ, नेगेटिव है, आरटीपीसीआर भी नेगेटिव है, लेकिन इसकी स्थिति भी खराब होती चली जाती है। और कई बार हम्म, हमने पलामू की बात कर रहे हैं तो लोगों की हम्म। डेथ भी हो जा रही है। तो इसको कैसे तो आइडेंटिफाई किया जाए? इस ऐसे कंडीशंस में ये करना है कि आई थिंक जो भी अगर डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, वो मल्टीपल टेस्ट कराएं पेशेंट का, सिर्फ कोरोना समझ करके उसका ट्रीटमेंट ना करें। अभी के टाइम पे जैसे कि मैं भी यहाँ पे रोज़ पेशेंट्स देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं या फिर एडल्ट एज ग्रुप के लोग हैं जिनको कि फीवर 102 आ रहा है, 102 से ज़्यादा आ रहा है, खांसी हो रही है, बलगम भी आ रहा है साथ में, लेकिन या जी। सांस लेने में तकलीफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वैसे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अभी के टाइम पे बहुत ऐसा भी हो रहा है कि डॉक्टर्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं। तो नेग्लेक्ट ना करें किसी मरीज को, आप दूरी से देखिए उनको, जो भी प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी जांचें कराइए, और जांच के आधार पे उनको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कराइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको कोरोना हो सकता है। तो मरने का ये कारण एक ये भी है कि लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना 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 बोल के, लेकिन दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं।
तो जांचें कराएं, उसके बाद अकॉर्डिंगली उनको इलाज दें। तो हम इस चीज़ को डेथ अमूमन वगैरह ये है। आम आम धारणा है लोगों जी जी अभी अभी लोग जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर उनका इलाज जो शुरू कर रहे हैं वो कोरोना जी प्रोटोकॉल के तहत ही शुरू कर रहे हैं, चाहे उसे किन्हीं जी प्रकार की जी कोई जी बीमारी हो। तो हम भी यह जी अपील अपने चिकित्सकों से भी यह कहना चाहेंगे कि इसका भी कम से कम ख्याल रखा जाए कि उसे और भी कोई बीमारी हो सकती है। एक दूसरा जी। सवाल सर है, हाँ प्लाज्मा हाँ। थेरेपी को लेकर खूब चर्चा चल रही थी शुरू के जी दिनों जी में, खास करके जी अगर पहली लहर की बात करें और दूसरी लहर के मध्य तक भी इसकी चर्चा खूब हुई। जी जिस जी। समय ऑक्सीजन के लिए भागम भागी मची हुई थी और अपादापी मची हुई थी, उसी दौरान प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कई लोगों को सोशल मीडिया ग्रुप पे जी देखा जी गया। लेकिन अभी जी। जो एक नया मैसेज आया है डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर की ओर से कि आईसीएमआर प्लाज्मा आईसीएमआर थेरेपी से। आईसीएमआर की जी। ओर से कि प्लाज्मा थेरेपी शायद कारगर नहीं है। तो शायद क्या नहीं, इस पे रोल था? मोहर लग चुकी है। इस पे मोहर अच्छा लग हाँ, चुकी है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी मतलब का वही। क्या रोल था और अब जी क्यों जी जी। इसे ऐसा कहा गया है? एक्चुअली वही रिसर्च रिसर्च के बेसिस पे ही मतलब हम किसी बात को बोलते हैं। तो मेडिकल जी साइंस बिल्कुल। में इस पे रिसर्च किया गया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग डेज में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो देखा गया रिसर्च में यही कि प्लाज्मा थेरेपी से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है पेशेंट्स में, या फिर सीवियर पेशेंट्स हैं उनमें भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया। तो इसलिए इस चीज़ को आईसीएमआर ने ये बताया कि ये ट्रीटमेंट कारगर नहीं है, इसको यूज़ ना करें। आप एम्स में तो हैं अभी। अ, जी सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं कुछ बोलिए। एम्स में हैं, छोटे हाँ राज्यों और हम जैसे जहाँ जहाँ से हैं, यहाँ हम लोगों ने देखा कि रेमडेसिविर हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, इसको लेकर भी खूब अफरा-तफरी। क्या कोरोना के इलाज में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि इसको लेकर इतना नहीं मारामारी मचा हुआ था? नहीं सर, एक्चुअली ये रेमडेसिविर जो है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को तो बैन ही कर दिया गया है। अभी के टाइम पे यूजुअली नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। जी, और रेमडेसिविर का ऐसा है कि वो सिर्फ आईसीयू पेशेंट या मतलब जो सीवियरली इल है, कोविड से जिनको सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है, वैसे पेशेंट में ही रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा है। माइल्ड केसेस में यूजुअली बिल्कुल मतलब रेमडेसिविर को तो हम छूते भी नहीं हैं। रेमडेसिविर सीवियर कंडीशंस में यूज़ हो रहे हैं। और जैसा कि रिसर्च अगर आप भी देखेंगे, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं जर्नल्स में, तो उसमें ये बताया जाता है कि रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट अगर जैसे कि वही सीवियर सीवियर इन्फेक्शन है, किसी को फीवर कम नहीं हो रहा है, 102 लगातार बना हुआ है और 5 दिनों से ज़्यादा, तो वैसे कंडीशंस में अलोंग विथ स्टेरॉयड मतलब रेमडेसिविर भी चला रहे हैं, या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। बट ऐसे जनरली इसका यूज़ मतलब नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहे हैं या कोई हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है तो गलत है। सीटी स्कैन को लेकर सर आपकी क्या राय है? सीटी स्कैन का भी एक रोल है, लेकिन सीटी स्कैन भी बिना डॉक्टर के सजेशन के खुद से सीटी स्कैन कभी ना कराएं। ये मैं हर किसी को बोलना चाहूँगा, क्योंकि जी, अननेसेसरली आप रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं और उसका नुकसान आपको फ्यूचर में हो सकता है। तो सीटी स्कैन वो भी डॉक्टर के परामर्श से ही लें, कराएं। ठीक है। जी। और मतलब सीटी स्कैन से एक पता चलता है कि मतलब पेशेंट का एक एक हम सीवियरिटी स्कोर निकालते हैं, उससे पता चलता है कि सीवियर कंडीशन मतलब पेशेंट की कंडीशन क्या है, स्पेशली लंग की कंडीशन, है ना। तो सीटी स्कैन का इंडिकेशन है, उसकी भी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही सीटी स्कैन कराना है। ऐसे ही जैसे चेस्ट एक्सरे किसी का मन किया तो जाके करा लिए, या उसी तरह सीटी स्कैन को ना लें, क्योंकि इसमें रेडिएशन मतलब काफ़ी ज़्यादा डोज में जाता है बॉडी में। तो बिना सर डॉक्टर के ग्रामीण परामर्श के इलाकों सीटी स्कैन ना करें। जी जी। ये अच्छी जानकारी है सर। आमतौर पर जी। अमूमन हम लोगों ने खुद देखा है कि कोविड हम्म। पॉजिटिव का रिजल्ट आ जाने के बाद हर एक 3 दिन में 5 दिन में जाकर लोग सिटी स्कैन कराकर फेफड़े के हाँ, संक्रमण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमने पहले भी ज़रूरी एक है। कार्यक्रम चलाया था दर्शकों के जी लिए सिटी स्कैन को लेकर, तो इसीलिए जी सोचा कि जी। आपका बोलना भी सार्थक होगा। हम्म सर एक दूसरी बात, ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो हम्म। अभी भी गाँव में जो टेस्टिंग का रेशियो है काफ़ी कम है, लेकिन जी गाँव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। एम्स में आप मौजूद हैं, वहाँ कई तरह के वेबिनार, सेमिनार और कई तरह की बातें होती होंगी। ऐसे जी। जगहों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
कम्युनिटी लेवल पे संक्रमण का पता चले? सर जैसे कि इसमें एक सबसे अभी आई थिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया आई थिंक अभी सारे स्टेट में मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस में टेली मेडिसिन यस। की सुविधा दी जा रही है। तो जी। टेली मेडिसिन के थ्रू हम मतलब इस तरह जो भी सपोज किसी को गांव में इस पे रूरल एरिया में, यहाँ पे तो उत्तराखंड में हिली एरियाज है जहाँ पर मतलब हॉस्पिटल भी नहीं है, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर्स भी नहीं है। बहुत मतलब काफ़ी मतलब जो काफ़ी मतलब डिस्टेंट, मतलब यहाँ से भी काफ़ी दूर दूर, मतलब वैसी जगहों पे मतलब हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। लोगों को 30-30 40 किलोमीटर दूर मतलब आना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो टेली मेडिसिन के थ्रू हम उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि उनको कोई डाउट हो, सपोज किसी को फीवर आ रहा है, उसको किसी को खांसी है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या कोविड के जो भी सिम्टम्स हैं वो अगर बताएंगे जी। तो टेली कंसल्टेशन के थ्रू हम उनको समझा सकते हैं कि आपको टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर मेडिसिन मेडिसिन के रिगार्डिंग भी हम उनको जानकारी दे सकते हैं, लोकली अवेलेबल मेडिसिन या फिर आसपास में जो भी मतलब उनके साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीटमेंट के लिए बता सकते हैं। और दूसरा जांच का, तो जो रूरल एरिया या रिमोट एरिया आज के टाइम पे मतलब सरकार ये कर रही है कि मोबाइल वैन्स हैं जिसमें कि आरटीपीसीआर या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट्स दिए जा रहे हैं और लोग गांव-गांव में जा करके लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। तो हम्म। और तो कोई उपाय नहीं है, मतलब यही एक कोशिश है एक टेली कंसल्टेशन का, टेली मेडिसिन का। दूसरा कि सरकार कोशिश करे कि जहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जहाँ पर मतलब किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे मेडिकल वैन्स पहुँचाए और वहाँ पे टेस्टिंग की जाए। जी। हाँ, ये तो ग्रामीण इलाके की बात थी। हम भी यह कोशिश कर रहे हैं लगातार, सरकार और प्रशासन से ये अपील भी है कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति धीरे-धीरे शायद खराब होने की ओर है, तो वहाँ सरकार का फ़ोकस ज़रूर होना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी लेवल पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जाँच कराई जा सके और जागरूकता की कमी तो गाँव में अभी भी देखने को मिल ही रही है। खैर सर, हम बात करना चाहेंगे आपसे। हम जी सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। दर्शकों, आपको हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं एम्स हम्म, ऋषिकेश के सीनियर रेज़िडेंट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से, जो कि कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन इतनी व्यस्तता के बावजूद इन्होंने समय दिया, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हैं। और आपको एक ज़रूरी जानकारी यह भी साझा कर रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम को, आप इस बातचीत को हमारे कैपिटल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं अब से थोड़ी देर के बाद। सर, कोरोना लोग हो रहा है, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोगों में अलग-अलग तरह की समस्याएँ देखने को सामने आ रही हैं। बड़ी समस्याओं की बात जी छोड़ दें, जैसा कि ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा आप करेंगे अभी से बात थोड़ी देर में। लेकिन जी उसके इतर भी कई ऐसी समस्याएँ हैं, तो इसका क्या कारण है? इसको कोरोना से कोरिलेट करके देखा जाए, जिसे हम पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के तौर पे समझते हैं या पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तौर पे समझते हैं। इसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं और मरीजों को क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? पोस्ट कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड मतलब देखिए, या तो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जा रहे हैं, है ना, जिनमें माइल्ड हुँ। सिम्टम्स, अगर किसी को कोरोना हुआ और माइल्ड सिम्टम्स है, जी। और सपोज किसी को आईसीयू में एडमिट किया गया, या फिर किसी को वेंटिलेटर वेंटिलेटर से कोई रिकवर हुए सपोज, तो वैसे पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रह ही जाते हैं, जैसे खांसी या सांस लेने में तकलीफ, मतलब उनको काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाती है। तो उससे घबराएं नहीं, वो यूजुअली कोरोना नेगेटिव तो हो ही जाता है। अगर फीवर नहीं आ रहा है मीन्स आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है, आपके शरीर से वो कोरोना जा चुका है। और बस जो भी अगर सपोज सांस लेने में तकलीफ है या खांसी हो रही है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऐसे लोग। और अ, आप अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आता है अगर पोस्ट कोविड भी, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और जैसा डॉक्टर बताते हैं वैसा ही इलाज लें। किसी और के बहकावे में या फिर मतलब क्विक्स हैं या फिर किसी
किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपको ट्रीटमेंट या सही इलाज बताएंगे। तो तकनीकी दिक्कत के लिए हम दर्शकों से हाँ, माफी मांगना चाहेंगे। ये चूंकि तकनीकी परेशानी थी, इसमें किसी का जोर नहीं है, किसी का बस नहीं है, नेटवर्क के कारण शायद कनेक्शन स्लो हो गया था। हम बात कर रहे थे पोस्ट कोविड इफेक्ट के बारे में, जैसा कि जानकारी सर ने दी कि यह बहुत लाजिमी है। कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोगों में कई तरह के दूसरी तरह की चीजों का सामना वो कर रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की भी जरूरत है। ज्यादा परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो सर। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे सर। एक चीज जो अभी हम एक नई जानकारी आप जानना चाहेंगे, डीआरडीओ ने कोरोना की दवा को लेकर लॉन्च किया है 2DJ। क्या है ये दवा, कितना कारगर है और कितना इस पे भरोसा किया जा सकता है? एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, हेलो। बहुत ही कट करके आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा, कट के आ रही है, जी जी शायद जी जी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। जी सर जी। मैं ये कोरोना की जो दवा हाँ आई है उस दवा के बारे में कुछ जानकारी चाह रहे थे। हाँ, कौन सी आवाज आ दवा? रही है? कोरोना की दवा जो डीआरडीओ ने जी लॉन्च जी जी, किया है बोलिए। 2DG, तो क्या है जी ये जी दवा, कितना कारगर है जी जी। और कितना भरोसा किया जा सकता है इस पे, और किस तरीके के सर मरीजों। इसमें कमेंट करना मेरा अच्छा। इस दवाई पे एक्चुअली सर मेरी उतनी जानकारी नहीं है, जी और जी जी जी। तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ फिलहाल अभी। अगर जी बिल्कुल। फ्यूचर में कभी जानकारी मुझे जब अगर इसके बारे में हो जाएगी देन आई विल लेट यू नो। ओके, हम लोग तो बने रहेंगे। ये संपर्क बना है तो हम पलामू के दर्शकों को आपको बता दें कि डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का संबंध भी पलामू से रहा है और वो पलामू से काफी गहरे रूप से जुड़े हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन झारखंड में भी अब इनका आशियाना है, झारखंड में भी सेटल होने की योजना है। सर आप अपनी ओर से कार्यक्रम के अंत में जाते जाते क्या कुछ कोरोना को लेकर बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, एक्चुअली मैं कुछ जानकारियाँ देना चाह रहा था, लोगों को शायद नहीं पता होगा। जी तो बिल्कुल। इट इज़ रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। तो सपोज जैसे कि किसी को कोविड हो जाता है, तो उन वैसे लोगों को कब वैक्सीन लगाना चाहिए? तो कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। अगर किसी कोई आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, तो रिकवरी के कम से कम 3 महीने के बाद ही वो वैक्सीन लगवाएं। ठीक है। जी। और जी, अभी के टाइम पे तो जैसा कि लोग प्लाज्मा थेरेपी वगैरह अब तो नहीं ले रहे होंगे, लेकिन पहले अगर किसी ने लिया होगा तो वैसे लोग भी कम से कम 3 महीने के बाद ही अगर डिस्चार्ज हो गए हैं हॉस्पिटल से तो उसके या रिकवर कर गए हैं तो उसके 3 महीने के बाद ही वैक्सीन लें। और तीसरी चीज़ कि सपोज कोई पहला डोज लेता है, ठीक है, जी वैक्सीन का पहला डोज लिया और 1 हफ्ते के बाद सपोज वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है, उसे इन्फेक्शन हो जाता है, आरटीपीसीआर वो पॉजिटिव आते हैं, तो वैसे जी जी। मरीज रिकवरी के बाद रिकवरी के कम से कम 3 महीने के बाद ही वैक्सीन लें। ये अपने नया गाइडलाइन आया है गवर्नमेंट का, शायद लोगों को नहीं पता होगा तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था। हम्म और जैसे कि ये भी हो सकता है लोगों का ये सवाल हो कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स? तो हम्म। ब्लड डोनेशन से रिलेटेड भी ये है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो उस टाइम पे आप ब्लड डोनेट ना करें, और कम से कम रिकवर होने के बाद ही आप अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है। और अभी के टाइम पे एक और ये बात है कि आई थिंक सभी लोगों को पता होगा या बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है, मतलब गवर्नमेंट ने नया नया ये बात बताया कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं, तो लैक्टेटिंग पहले था कि जो प्रेग्नेंट फीमेल या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं वो वैक्सीन नहीं ले हम्म। सकते हैं। नहीं लेंगे लेकिन जी। गवर्नमेंट ने अभी फिर से बताया है कि प्रेग्नेंट मदर्स को तो नहीं दे रहे हैं, बट जो लैक्टेटिंग मदर है उन लोग वो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं। और आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए और वैक्सीन जरूर लीजिए।
बहुत शुक्रिया सर इस महत्वपूर्ण जानकारी ये के मेरी लिए। तरफ से। जी जरूर, काफी महत्वपूर्ण जानकारी बाकी तो थी। एक हाँ, लगातार नई नई बात सामने आ रही है, और जिस तरीके से जानकारी सामने आती है, सरकार की कोशिश होती है कि वो लोगों तक पहुंचाए, और इसमें जो महत्वपूर्ण रोल है वो जी। चिकित्सकों का है, स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का है, और जो जागरूक लोगों का भी है कि वो अपनी जान तक की जो जानकारी है वो दूसरों लोगों तक भी शेयर करें। अंत में सर, एक बार फिर से हम आपसे अपील करना जी। चाहेंगे कि एज ए चिकित्सक, कोरोना महामारी के दौर में लोगों के लाइफस्टाइल के लिए, जीवन शैली के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना जी। चाहेंगे? अ, बताइए। सर एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, वो बीच बीच में कट रही है। अच्छा, फिर नेटवर्क शाम क्या की आप वजह से रिपीट कर शायद सकते नेट हैं? हाँ। रिपीट करना ये है सर कि हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे अब आपके अंतिम संदेश से। कोरोना महामारी के दौर में गुजर रहे हैं हम लोग, बार-बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी अभी बहुत ज़रूरी है। खतरा कम हुआ है, खतरा टला नहीं है, आंकड़े ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन ये खतरा जी। गया नहीं है। तो एज़ ए चिकित्सक हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर के लिए, और अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे हम मेंटेन करें और कैसे इसमें सर्वाइव करें? आम जनता को मैं यही कहूँगा कि वो जो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोटोकॉल बनाती है, जैसे मास्क मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करना। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग अभी बहुत ही भगदड़ सी मची हुई है, लोग सैनिटाइज़र के पीछे भाग रहे हैं। तो सैनिटाइज़र यूज़ करना ठीक है, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं जो सैनिटाइज़र नहीं खरीद सकते हैं। तो आपको जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का साबुन भी अगर आप खरीदते हैं, उससे अगर आप हाथ धोते हैं तो वो भी कारगर है उतना ही। तो बार बार अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र के पीछे ना भागें उतना, ठीक है। और साफ सफाई रखें चारों ओर। कभी भी बाहर जाएं तो बिना मास्क के ना जाएं, और अभी के टाइम पे मास्क को डबल करना है, ठीक है। और जितना पौष्टिक खाना खाएं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और जितने भी मरीज जो सपोज क्रोनिक इलनेस से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज़ है जिनको, या क्रोनिक हाइपरटेंशन है, या फिर किसी किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या फिर जिनको कैंसर है, या जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, वैसे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और उनके फैमिली मेम्बर से भी ये आग्रह है कि आपकी जिम्मेवारी है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होने देना है। तो सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और जो भी नियम हैं उनको स्ट्रिक्टली आप पालन करें। तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इसको रोक सकते हैं, और वो कोई कोरोना की तीसरी लहर जो हम सोच रहे हैं कि आएगी, उसे भी रोक सकते हैं अगर हम सारी चीज़ों का पालन करें। जी, बहुत 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 धन्यवाद जी रवि जी। इस बातचीत के लिए। हम पलामू के दर्शकों की ओर से, पलामू की जनता की जी ओर जी से आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, जी, कैपिटल न्यूज़ के धन्यवाद। प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ धन्यवाद बहुत बहुत कैपिटल आपका। न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आपको हम बता दें कि हम बात कर रहे जी थे जी डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से, जो कि सीनियर रेज़िडेंट हैं एम्स ऋषिकेश में। और चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि पलामू से भी इनका रिश्ता है, इसीलिए हमारे आमंत्रण को इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, और बीच-बीच में हम इनसे सहयोग लेते रहेंगे, इनका मार्गदर्शन ज़रूर लेते रहेंगे और अपने दर्शकों से रूबरू करवाते रहेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सबका कोई सवाल है, तो आप फिर से हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम कमेंट के माध्यम से ही आपको उसके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। और एक बार नई जानकारी ये भी है कि इस कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अब से थोड़ी देर में देख सकेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद।